प्यारे विद्यार्थियों, सक्षम बायोलॉजी क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। पीछे हम बात कर चुके हैं कि लघु बीजाणु जनन की क्रिया है वो क्या होती है और लघु बीजाणु जनन की क्रिया है उससे लघु बीजाणुओं का जो निर्माण होता है। तो लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया है उसमें लघु बीजाणु का निर्माण हुआ था। अब लघु बीजाणु का निर्माण हुआ था वो किसके रूप में, एक चतुष्क के रूप में 4 लघु बीजाणु बन रहे थे और 4 लघु बीजाणु एक साथ रूप में केलो शर्करा से आवृत थे। उस रचना का नाम दिया था चतुष्क। तो चतुष्क क्या होता है कि चतुष्क है उसमें 4 लघु बीजाणु होते हैं और वो चारों केलो शर्करा से आवृत होते हैं और फिर केलेज एंजाइम से जब जैसे ही अपघटित हो जाता है तो वो मुक्त होकर जाते हैं, गोलाकार आकार ग्रहण कर लेते हैं। अब प्यारे विद्यार्थियों, अब ये है कि जो अगला टॉपिक की परागकोश है उसमें परागकोश में लघु बीजाणु परागकोश भित्ति होती है। परागकोश भित्ति के अंदर लघु जो परागकण बनते हैं तो उस परागकोश का स्फुटन होता है। तो अगला जो टॉपिक है वो है परागकोश का स्फुटन। परागकोश का स्फुटन क्या होता है कि जैसे ही टेपिटम है उसके द्वारा और जो परागकोश भित्ति है उसके 4 स्तर थे, उसमें पराग कणों का जो विकासशील थे, पराग कण बन रहे हैं, उनको पोषण भी मिलता है और जैसे ही वो परिपक्व हो जाते हैं तो परिपक्व पराग कणों का परागकोश भित्ति है उससे बाहर निकल आना। तो परिपक्व परागकण है, परिपक्व परागकणों का परागकोश भित्ति है उससे बाहर निकल आना क्या कहलाता है, परागकोश का स्फुटन कहलाता है। परिपक्व परागकणों का परागकोश भित्ति से बाहर निकलना परागकोश स्फुटन होता है। ये परागकोश भित्ति है उससे परागकणों का बाहर निकलने की जो क्रिया है वो कितने प्रकार की होती है, हम बोले परागकोश का स्फुटन है वो 4 कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। पहला है वो तो होता है अनुप्रस्थ स्फुटन होता है। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं लंबवत स्फुटन होता है। तीसरा जो है उसको बोलते हैं अनुप्रस्थ स्फुटन है, लंबवत है और तीसरा है उसको बोलते हैं छिद्रमय स्फुटन और चौथा है उसको बोलते हैं कपाटीय स्फुटन। तो 4 प्रकार का हो गया। अनुप्रस्थ स्फुटन है ये क्या होता है कि इस प्रकार का जो स्फुटन होता है उसमें अनुप्रस्थ स्फुटन है उसमें क्या होता है कि परागकोश जो भित्ति है तो परागकोश का स्फुटन जब होता है तो अनुप्रस्थ स्थिति में होता है, यानी परागकोश की जो भित्ति है परागकोश में इस प्रकार का जो स्फुटन है इसमें जो पराग पाली है परागकोश उसमें परागपाली होती है, द्विपालित भी होता है, एक पाली होता है। तो अब इस प्रकार का जो स्फुटन है उसमें क्या होता है कि जो परागपालियां होती हैं वो अनुप्रस्थ स्फुटित होती है और ऐसा किसमें होता है, तुलसी है, वैज्ञानिक नाम इसका क्या होता है, ओसीमम सेक्टम इसका बोटनिकल नेम होता है ओसीमम सेक्टम, तुलसी जो औषधीय पादप भी है। अनुप्रस्थ स्फुटन में क्या हुआ कि इस प्रकार का जो स्फुटन होता है उसमें परागपाली होती है वो अनुप्रस्थ विभाजित होती है, उदाहरण तुलसी में ऐसा होता है, ओसीमम सेक्टम बोलते हैं। दूसरा लंबवत स्फुटन में क्या हो जाएगा कि इस प्रकार का जो स्फुटन है उसमें परागपालियां होती हैं, वो जो परागपाली हैं वो किस स्थिति में, वो लंबवत क्रम में लंबवत स्थिति उसमें स्फुटित होती है। तो परागपालियां जो होती है वो लंबवत, इसमें तो अनुप्रस्थ और इसमें लंबवत फटती है। तो परागपाली लंबवत हैं वो स्फुटित होती है। और ऐसा किस में होता है, ऐसा होता है एक तो कपास है, एक कपास में है, दतुरा है, जो मालवीय सिकुल होता है उसमें ऐसा होता है। तो परागपालियां होती हैं वो लंबवत फटती है इसमें। छिद्रमय स्फुटन, इस प्रकार का जो स्फुटन होता है उसमें क्या होता है, इस प्रकार का जो स्फुटन होता है उसमें जो परागकोश है उस परागकोश के शीर्ष पर
जो शीर्ष भाग होता है वहां पर छिद्र बन जाते हैं। स्फुटन के समय, स्फुटन जब होता है तो छिद्र बन जाते हैं। और ऐसा किसमें पादप होता है? एक पादप होता है मकोय पादप। तो मकोय नामक एक पादप होता है, इसमें छिद्र बनते हैं। तो जब परागकोश का स्फुटन होता है तो इसमें परागकोश है उसके शीर्ष भाग में छिद्र बन जाते हैं, उसको बोलते हैं छिद्र में स्फुटन बोलते हैं। चौथा है वो कौन सा है? कपाटीय स्फुटन। कपाटीय स्फुटन है, ये क्या होता है कि इस प्रकार का जो स्फुटन होता है उसमें जो परागकोश है इसमें तो छिद्र बनते हैं, इसमें क्या होते हैं? कपाट बनते हैं। तो इस प्रकार का जो स्फुटन है उसमें जो शीर्ष भाग होता है वहां पर छोटे क्या बनते हैं? कपाट बनते हैं। और ऐसा किसमें होता है? बारबरी पादप होता है उसमें बारबरी होता है। तो बारबेरी तो इसमें ऐसा होता है। अब इसके बाद में बारबेरी होता है। इसके बाद में परागकोश का जो स्फुटन है ये हो गया, ये तो हमने देख लिया। तो देख लिया होगा कि अनुप्रस्थ, इसमें इस प्रकार का जो स्फुटन होता है उसमें परागपालियों अनुप्रस्थ विभाजित होती है, अनुप्रस्थ रूप से स्फुटित होती है। और लंबवत है, इस प्रकार का स्फुटन है उसमें परागपाली है वो लंबवत स्थिति में, लंबवत क्रम में, लंबवत स्थिति में स्फुटित होती है। छिद्र में इसमें परागकोश से जो उस पर छिद्र बन जाते हैं। कपाटी है, इसमें कपाट बनते हैं। अब इसके बाद में परागकोश का स्फुटन जब हो जाता है, अब हमने ये देख लिया कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, उसमें लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणु का निर्माण हुआ, लघु बीजाणन कहते हैं उसको। और लघु बीजाणु जो लघु बीजाणु हैं वो चतुष्क के रूप में पाए गए थे और 4 प्रकार के थे। अब लघु बीजाणु हैं उनका निर्माण हो गया, मतलब नर युग्मक है, परागकण है वो बन गए। अब परिपक्व परागकण वो बाहर भी निकल गए। अब परागकण है वो क्या करेंगे? परागकण है वो किसका निर्माण करते हैं? वो निर्माण करते हैं नर युग्मकोद्भिद का, क्योंकि चैप्टर इसमें हम पढ़ रहे हैं नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन और मादा युग्मकोद्भिद का परिवर्धन। जो नर युग्मकोद्भिद है उसका परिवर्धन किससे हो रहा है? उमंग, जिसकी इकाई पुंकेसर, और उसके परागकोश है उसमें परागकोश भित्ति और बीजाणु जल कोशिकाएं बनी। परागकोश भित्ति के अंदर 4 स्तर थे और उसमें वहां परागकण बन गए। अब टेपिटम है उनके द्वारा पोषण वगैरह देख करके परागकण है वो बन गए। और परागकण है अब बनने के पश्चात परागकोश भित्ति है वो जैसे ही परिपक्वता आ जाएगी तो परागकोश भित्ति फट जाएगी और परागकण बाहर निकलेंगे। और परागकण बाहर निकलने के बाद अब परागकण है उससे निर्माण होता है नर युग्मकोद्भिद का। तो आगे हम देखते हैं कि नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन है वो कैसे होता है और नर युग्मकोद्भिद होता क्या है। तो पहले तो ये देखेंगे कि नर युग्मकोद्भिद है क्या, उसके बाद नर युग्मकोद्भिद का परिवर्तन है वो देखेंगे। तो नर युग्मकोद्भिद, नर युग्मकोद्भिद इंग्लिश में इसको बोलते हैं मेल गेमिटोफाइट, मेल गेमिटोफाइट। मेल गेमिटोफाइट इसको बोलते हैं। तो मेल गेमिटोफाइट नर युग्मकोद्भिद है। क्या होता है नर युग्मकोद्भिद है? ये देखो इसकी परिभाषा है वो तो होती है अंकुरित परागकण है उनको, अंकुरित परागकणों को, अंकुरित परागकणों को नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। तो ये परिभाषा पूछी जाती है, ये परिभाषा भी पूछी जाती है कि अंकुरित परागकण है उनको क्या कहते हैं? तो अंकुरित परागकणों को नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। परिभाषा तो इसकी ये हो गई। दूसरी बात हम ये बोलें कि नर युग्मकोद्भिद होता है, इसका ये क्या तो होता है, परिभाषा क्या है? एक ये बताया कि जो नर युग्मकोद्भिद है यानी एक परागकण जो बन गए, परागकण या और क्या बोलते हैं इसको? लघु बीजाणु भी बोलते हैं। तो परागकण या लघु बीजाणु ये क्या होते हैं? परागकण या लघु बीजाणु ये नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका, ये भी पूछा जाता है, युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका क्या होती है? नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका परागकण या लघु बीजाणु होती है।
इसके बाद में बताया कि जो परागकण नर युग्मकोद्भिद का निर्माण कैसे होता है। तो नर युग्मकोद्भिद का जो निर्माण होता है वो सबसे पहले तो ये एक जो परागकण है इसकी विशेषता भी हम बता देते हैं कि जो परागकण होता है वो कैसा होता है। परागकण होता है ना, सिर्फ एक कोशिका होती है, एक कोशिकीय संरचना है। तो परागकण है वो एक कोशिकीय होता है। परागकण है, हमने ये भी देखा था, ये आकार कैसा ले लेता है, गोलाकार। जैसे ही चतुष्क से बाहर निकलता है परागकण तो ये आकार गोल हो जाता है। क्यों? केलो शर्करा, जैसे केलो शर्करा अपघटन होता है केलेज एंजाइम से, तो ये बाहर निकलता है और इसका आकार गोल हो जाता है। तो परागकण है एक कोशिकीय होता है, गोलाकार होता है। इस एक कोशिका के अंदर एक केंद्र की ही होता है, तो ये एक केंद्र की होता है, एक केंद्र की होता है और अगुणित होता है, अगुणित हैप्लॉइड होता है। तो एक ये भी विशेषता है इसकी, एक केंद्र की होता है, गोलाकार होता है, एक कोशिकीय होता है और सघन इसमें सघन कोशिका द्रव्य होता है इसका। इस कोशिका के अंदर जो द्रव्य होता है वो सघन कोशिका द्रव्य होता है, मतलब कोशिका द्रव्य होता है वो एक तरह से गाढ़ा होता है, इसमें कोशिका द्रव्य की मात्रा ज्यादा होती है। तो हम बात कर रहे हैं परागकण की, कैसा है, एक कोशिकीय यूनिसेलुलर होता है और स्पेरुलर ये गोलाकार होता है, मोनोसेंट्रिक होता है, एक केंद्र की होता है और हैप्लॉइड होता है। और इसका साइटोप्लाज्म जो होता है वो एकदम कोलॉइड तरह से होता है, सघन होता है। तो कोशिका द्रव्य इसका सघन होता है। अब ये बताया कि जो परागकण है इस परागकण है इससे नर युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। तो कैसे होता है? जो परागकण होता है सबसे पहले ये परागकण है, ये क्या करता है, सबसे पहले विभाजन करके दो कोशिका बनाता है। दो कोशिकाएं कौन कौन सी बनाता है? एक परागकण, ये परागकण इसका भी कौन है, केंद्रक, इसका केंद्रक विभाजित हो जाता है। परागकण का केंद्र विभाजित होकर के दो प्रकार की केंद्रक और कोशिका मतलब काई कोशिका, एक तो काई कोशिका और दूसरी जो कोशिका होती है उसको बोलते हैं जनन कोशिका बनाता है। तो इस तरह से काई कोशिका और जनन कोशिका जो दो बनती है, काई कोशिका और जनन कोशिका दो बनती है। जनन कोशिका फिर से समसूत्री विभाजन करता है और जनन कोशिका फिर से समसूत्री विभाजन करके दो कोशिकाएं और बनाता है। तो दो कोशिकाएं हैं, समसूत्री विभाजन करके दो कोशिका और बनाता है। समसूत्री विभाजन है, इससे दो कोशिकाएं बनाते हैं। तो इस तरह से काई कोशिका और जनन कोशिका, तो कुल त्रिकेंद्रकीय संरचना होगी। त्रिकेंद्रकीय संरचना है इसमें, त्रिकेंद्रकीय संरचना इसमें काई कोशिका एक त्रिकेंद्रीय संरचना, इसी का नाम है, इसी त्रिकेंद्रकीय संरचना है, इसी का नाम है नर युग्मकोद्भिद। इसी को बोलते हैं नर युग्मकोद्भिद, नर युग्मकोद्भिद बोलते हैं। तो पूछ लिया जाए नर युग्मकोद्भिद किसे कहते हैं, तो सबसे पहले परागकण है, उसका केंद्रक है, वो विभाजित होकर के दो प्रकार की कोशिका, एक काई कोशिका दूसरी जनन कोशिका। अब काई कोशिका है और जनन कोशिका, ये काई कोशिका होती है, इसकी विशेषता है कि ये आकार में थोड़ी, ये क्या है, ये आकार में बड़ी होती है और ये आकार में छोटी होती है, ये आकार में छोटी होती है, मतलब ये आकार में बड़ी होती है जो मसूराकार होती है, मसूराकार, और ये आकार में गोलाकार होती है। ये गोलाकार या इसको बोलते हैं, मतलब ये गोलाकार अनियमित आकार की होती है। इसको और आगे देखेंगे तो मसूराकार होती है। तो परागकण का जो केंद्रक है वो विभाजित होकर के काई कोशिका और जनन कोशिका दो बनाता है। अब काई कोशिका एक कोशिका का केंद्रक, तो ये इस कोशिका का केंद्रक, और जनन कोशिका फिर से समसूत्री विभाजन करता है और समसूत्री विभाजन करने से दो कोशिकाएं बनती है और दोनों के दो केंद्रक। तो इस प्रकार से एक काई कोशिका और दो केंद्रक हैं, त्रिकेंद्रकीय संरचना है, उसी को नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। उससे नर युग्मकोद्भिद उसका निर्माण होता है। अब नर युग्मकोद्भिद का जो परिवर्तन है वो हम इसके बाद में देखेंगे। इससे पहले और भी बातें हमें समझना है कि परागकण है जब इसका निर्माण होता है, पहले तो हमने नर युग्मकोद्भिद के बारे में देखा है कि किससे, परिभाषा इसकी क्या है, किससे निर्माण होता है। परिभाषा अंकुरित परागकणों को, और परागकण है
ये नरयुग्म उद्भिद की प्रथम कोशिका है। क्या है? एक कोशिकीय, गोलाकार, एक केंद्र की, अगुणित, सघन जीवद्रव्य युक्त। नरयुग्म उद्भिद का निर्माण कैसे होता है? निर्माण होता है, विभाजन होता है। पहले तो परागकण है, इसका केंद्र को, उसमें दो कोशिकाएं, काई की एक आकार में बड़ी होती है और एक आकार में छोटी होती है। काई कोशिका का जीवद्रव्य ज्यादा होता है तो ये आकार में बड़ी होती है, इसमें जीवद्रव्य मात्रा कम होती है तो ये आकार में छोटी होती है। दो कोशिकाएं बनी, फिर जनन कोशिका है वो समसूत्री विभाजन से दो कोशिकाएं वो बनाती है और दोनों कोशिकाओं के दो केंद्रक, एक काई कोशिका केंद्रक, तो त्रिकेंद्रीय संरचना, उसी का नाम है नरयुग्मकोद्भिद। उसके बाद में जो परागकण है इसके बारे में और भी हम देखते हैं कि परागकण है वो इसकी संरचना कैसे होती है। इससे पहले जब नरयुग्मकोद्भिद का परिवर्तन होता है तो उससे पहले हमें इसकी संरचना को समझना जरूरी है। स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, तो परागकण की संरचना, परागकण की जो संरचना है वो कैसे होती है? स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। परागकण की ये तो बातें हमने देखी कि पराय क्या होता है, जो ये परागकण जो होता है वो क्या होता है? गोलाकार होता है। परागकण है वो गोलाकार होता है, ये इसका आकार गोलाकार हो गया। और इसके ये भी बताया कि जो परागकण होता है, देखिए जो परागकण है, इस परागकण के दो स्तर बताए हैं। एक तो होता है बाह्य चोल, बाह्य चोल, दूसरा होता है अंतःचोल, बाह्य चोल और अंतःचोल। इंग्लिश में बोलते हैं इसको एक्साइन और इसको बोलते हैं एंटाइन, इसको बोलते हैं एंटाइन, एक्साइन और एंटाइन। बाह्य चोल, अंतःचोल। परागकण के दो स्तर बाह्य चोल और अंतःचोल कौन कौन से हो गए? जैसे इस तरह से है, कुछ कुछ जगह बाह्य चोल होता है, वहां पर अंतःचोल, बाह्य चोल नहीं पाया जाता है, वहां पर क्या है ये भी हम देखेंगे। तो परागकण की जो संरचना होती है वो इस तरह से होती है। एक परागकण है उसकी संरचना प्राय गोलाकार होती है, सघन जीवद्रव्य युक्त, सघन जीवद्रव्य युक्त होता है। ये परागकण है, अगुणित होता है, अगुणित होता है, इसके अंदर केंद्रक होता है। ये तो इसका हो गया केंद्र, केंद्रक हो गया। जो अगुणित होता है इसके अंदर जो भरा होता है ये क्या है? इसका कोशिका द्रव्य है। एक कोशिकीय संरचना है तो ये इसका कोशिका द्रव्य हो गया। कोशिका द्रव्य, इसके अंदर क्या रिक्तिकाएं भी होती है तो ये इसके अंदर पाई जाती है, इसको बोलते हैं रिक्तिका, रिक्तिका। अब इसके दो स्तर हैं, एक तो बाह्य चोल होता है, एक अंतःचोल अंदर वाला होता है, उसको बोलते हैं अंतःचोल। तो बाह्य चोल, अंतःचोल ये स्तर हो गए। अब एक इसके ऊपर देखो, कहीं कहीं पर जहां कुछ ऐसे कुछ स्थान ऐसा होता है कि वहां पर कुछ परागकण के चारों ओर बाहर की ओर कुछ ऐसा स्थान होता है जहां पर बाह्य चोल नहीं पाया जाता है। उस स्थान पर क्या पाया जाता है? उस स्थान के ऊपर बाह्य चोल, यानी उसको बोलते हैं जनन छिद्र। ये जो होता है इसको बोलते हैं, देखिए ये जो कुछ स्थान ऐसे होते हैं, ये बाह्य चोल है, ये कहीं कहीं पर बाह्य चोल नहीं पाया गया है और वहां पर क्या हो गया? ये जनन छिद्र है। तो इसकी संरचना में देखिए इसको बोलते हैं बाह्य जनन छिद्र, बोलते हैं इसको बाह्य जनन छिद्र बोलते हैं इसको। तो परागकण गोलाकार है, एक केंद्रकीय, सघन जीवद्रव्य युक्त है, कहीं कहीं पर नहीं पाए जाते हैं। ये कहीं कहीं पर बाह्य चोल नहीं पाया जाता है, कहीं कहीं पर बाह्य चोल नहीं पाया जाता, वहां क्या होता है? बाह्य जनन छिद्र होता है। अब ये भी देखिए, इसके अब ये बताया कि जो परागकण है, बाह्य चोल, अंतःचोल। बाह्य चोल होता है ये किसका बना होता है? ये बना होता है स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। स्पोरोपोलेनिन एक ऐसा रसायन होता है। स्पोरोपोलेनिन क्या होता है? पहले भी चर्चा की थी इसकी कि स्पोरोपोलेनिन एक ऐसा रसायन है जिससे क्या होता है? ये स्पोरोपोलेनिन एक ऐसा रसायन होता है जो किनके ऊपर पाया गया?
परागकण है इसके ऊपर। ये क्या करता है, परागकण को लंबे समय तक संरक्षित रखता है, किसी भी भौतिक और किसी भी जैविक घटक से इसका अपघटन नहीं होता है। तो परागकण को लंबे समय तक, परागकण के बाह्य छोर पर पाया जाने वाला एक रसायन जो परागकण को लंबे समय तक जीवित रखता है, संरक्षित रखता है एक जीवाश्म की भांति, वो रसायन कौन सा है, स्पोरोपोलेनिन होता है। अंतःचोल, इसके नीचे अंतःचोल होता है तो स्पोरोपोलेनिन। तो बाह्य चोल है वो स्पोरोपोलेनिन का बना होता है और अंतःचोल होता है ये किस किस का बना होता है, एक तो पेक्टिन का, एक तो पेक्टिन और एक सेलुलोज का बना होता है। सम्मिलित रूप में इसको ये भी बोलते हैं कि पेक्टोसेलुलोज, सम्मिलित रूप में इसको पेक्टोसेलुलोज भी कहते हैं, पेक्टोसेलुलोज भी कहते हैं सम्मिलित रूप में इसको। तो बाह्य चोल स्पोरोपोलेनिन का, अंतःचोल वो पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। इसके बाद में परागकण की संरचना, इससे संबंधित और भी कुछ बातें देखिए। एक तो जो जनन छिद्र होते हैं ये दोनों ही प्रकार के पादप देखिए, एक तो एक बीजपत्री, ये भी पूछ लिया जाता है कि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री पादप होते हैं, उनमें जनन छिद्रों की संख्या अलग है। तो एक बीजपत्री पादप है उनमें तो कितनी होती है, और द्विबीजपत्री पादप होते हैं उनमें कितने होते हैं। तो द्विबीजपत्री पादप होते हैं उनमें तो 3 और एक बीजपत्री पादप होते हैं उनमें 1। या बोल सकते हैं कि जो परागकण है उसकी सतह पर 1 या फिर 3 बाह्य छिद्र हैं वो पाए जा सकते हैं। तो बाह्य छिद्र हैं, बाह्य जनन छिद्र होते हैं, ये कितने होते हैं, इनकी संख्या एक बीजपत्री में तो 1 और द्विबीजपत्री पादप होते हैं इनमें अधिकतम 3 छिद्र होते हैं। इनका कार्य क्या होता है, जो बाह्य जनन छिद्र होते हैं इनका कार्य क्या होता है कि ये जो परागकण जो हैं, बाह्य अंतःचोल, ये अंतःचोल है, जब परागण की क्रिया होती है उससे पहले तो पराग नलिका भी एक पराग नलिका निकलती है। तो पराग नलिका का निर्माण जो होता है वो किससे होता है, अंतःचोल से। ये प्रश्न पूछा जाता है कि पराग नलिका का निर्माण, पराग नलिका है का निर्माण है वो तो होता है अंतःचोल से, अंतःचोल से, लेकिन बाहर है ये किससे निकलती है कि पराग नलिका का निर्माण अंतःचोल से होता है, लेकिन ये पराग नलिका जब बाहर निकलती है तो बाह्य चोल है उससे होती हुई निकलती है, और बाह्य चोल है इसके ऊपर क्या पाया जाता है, बाह्य चोल है इसके ऊपर जनन छिद्र में से होती हुई निकलती है। तो जो जनन छिद्र, बाह्य जनन छिद्र है इनमें से होती है, यहाँ से निकली तो ये यहाँ से नहीं निकल सकती, ये इन जनन छिद्रों में से होती हुई बाहर निकलती है। तो पराग नलिका है वो जनन छिद्र है इनमें से होती हुई बाहर निकलती है। तो ये परागकण की संरचना है। तो परागकण की संरचना ये हमने देख ली कि परागकण की संरचना कितने, परागकण 2 स्तर हो गई, एक बाह्य चोल एक अंतःचोल। बाह्य चोल स्पोरोपोलेनिन का बना, अंतःचोल पेक्टिन सेलुलोज का बना होता है। बाह्य चोल होता है ये, इसको किसी स्पोरोपोलिन एक ऐसा रसायन जिसको किसी भी भौतिक जैविक घटक उससे अपघटित नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से लंबे समय तक ये जीवाश्म की भांति संरक्षित होते हैं। अंतःचोल ये पेक्टिन सेलुलोज का बना होता है और इसके अंदर रिक्तिका भी पाई जाती है, इसमें कोशिकागण जीवद्र युक्त होता है, केंद्रक होता है, अगुणित होता है और इसके ऊपर बाह्य जनन छिद्र पाए जाते हैं, ये हमने देखी। तो ये परागकण की संरचना, सामान्यतः परागकण होता है वो कैसे होता है, गोलाकार होता है। एक बीजपत्री में 1, द्विबीजपत्री में 3, और पराग नलिका का निर्माण तो अंतःचोल से होता है, लेकिन जब ये बाह्य छिद्र है बाह्य चोल से होती हुई बाहर निकलती है। ये कहाँ से, बाह्य चोल है इसमें जनन छिद्र होते हैं उनमें से होती हुई ये बाहर निकलती है। इसके बाद में परागकण है, इसके ऊपर एक विशेष प्रकार का एक और पदार्थ पाया जाता है। विशेष प्रकार का जो पदार्थ पाया जाता है उस पदार्थ को क्या बोलते हैं, पोलन कीट। पोलन कीट। तो देखिए पोलन कीट का जो निर्माण है ये किससे होता है, जो टेपिटम होती है, परागकोश भित्ति है उसके 4 स्तर में जो टेपिटम होती है उस टेपिटम के द्वारा पोलन कीट का निर्माण होता है। पोलन कीट क्या होता है, पोलन कीट एक सुगंधित होता है, इसकी विशिष्ट सुगंधित यानी इसमें
जो पोलन कीट होता है इसकी गंध होती है वो विशिष्ट होती है, इसका रंग होता है वो होता है। तो पोलन कीट एक विशेष गंध युक्त व रंग युक्त होता है और ये एक ऐसा ये पोलन कीट जो होता है विशिष्ट गंध युक्त होता है और रंग युक्त होता है। ये क्या करता है, ये जो पोलन कीट होता है ये परागण की क्रिया में सहायक होता है करता है। ये जो परागकण होते हैं ना इनकी बाह्य सतह है, बाह्य चोल है, इसके ऊपर ये चिपका होता है। ये करता क्या है, ये जब परागण की क्रिया होती है कि जो पुष्प होते हैं कीट परागित पुष्पित, ऐसे पुष्प जो कीटों से परागित यानी ऐसे पुष्प जिनमें परागण की क्रिया कीटों से होती है, तो पुष्प मकरंद ग्रहण करने के लिए पुष्प के पास जाते हैं और पुष्प है उससे मकरंद ग्रहण करते हैं। मकरंद ग्रहण करते हैं तो उस समय क्या होता है, ये परागकण होते हैं ये चिपचिपे होते हैं। परागकण चिपचिपे होते हैं, सुगंधित होते हैं। तो इनकी विशेषता है कि ये सुगंधित हैं, चिपचिपे होते हैं और इनकी गंध होती है वो इनका विशेष रंग होता है। विशेषता है इसकी पोलन कीट की। पोलन कीट क्या होता है, पोलन कीट एक विशेष प्रकार का पदार्थ होता है जो क्या होता है परागकण है उनके ऊपर पाया जाता है। ये क्या करता है, इसकी पोलन कीट की विशिष्ट सुगंधित होती है, चिपचिपे होता है और इसका विशेष रंग होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कीट आकर्षित होते हैं। कीट इस रंग और गंध के कारण वो इसकी तरफ आते हैं और कीट है वो तो ये कीटों को आकर्षित करते हैं। कार्य क्या हो गया, एक तो इसका कार्य क्या हो गया, ये एक तो आकर्षण का कार्य करते हैं। किनको, कीटों को आकर्षित करते हैं। तो कीटों को आकर्षित करते हैं, कीटों को आकर्षित करेंगे तो क्या होगा, वो चिपकेंगे, परागण की क्रिया में मतलब सहायक होते हैं। तो ये परागण की क्रिया उसमें सहायक होते हैं। तो कीटों को आकर्षित करते हैं और परागण की क्रिया उसमें सहायक होते हैं। और एक और विशिष्ट है कि जो ये परागकण है इसको पैराबैंगनी विकिरणों से बचाते हैं। पैराबैंगनी विकिरणों से बचाते हैं। क्यों, क्योंकि हम ये जानते हैं कि सूर्य से आने वाली जो पैराबैंगनी विकिरण होती है वो जीवों के लिए, सभी पादप हो चाहे जंतु सभी के लिए घातक होती है। तो परागकण है वो नष्ट भी हो जाए या फिर जनन की क्रिया हो तो विकृति आ सकती है। तो ये पैराबैंगनी विकिरणों से ये बचाता है। पैराबैंगनी विकिरण है वो परागकण है, इसकी वजह से ही पोलन कीट की वजह से जो पैराबैंगनी विकिरणें होती हैं उनका कोई घातक प्रभाव नहीं पड़ता है परागकण पर। तो ये क्या करते हैं, कीटों को आकर्षित करते हैं, परागण की क्रिया में सहायक होते हैं और पैराबैंगनी विकिरणें हैं उनसे सुरक्षा करते हैं। तो ये पोलन कीट होता है, ये होता है। तो पोलन जो पोलन कीट है ये क्या होता है, पोलन कीट की ये बातें थी। इसके बाद में एक और इसका विशिष्ट और भी है, इसका एक कार्य चिपकाने में चिपचिपा हो गया है, ठीक। तो ये बातें हैं चिपकाने में, आकर्षित मतलब चिपकाने में, ये भी है। कीटों को चिपकाने में बातें क्योंकि तो ये कीटों को चिपकाने में आकर्षित करने में परागण क्रिया में सहायक होता है और पैराबैंगनी विकिरणों से सुरक्षा करने का इसका काम होता है। इसके बाद में एक और आता है कि परागकण है इनके ऊपर स्पोरोपोलिन होता है। तो विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन होती है, कहा जाए एक पराग एलर्जी पूछा जाता है। पराग एलर्जी क्या होती है, पराग एलर्जी होती है कि कुछ पादप ऐसे होते हैं कि उन्हें छूने पर, यदि कुछ पादप ऐसे होते हैं उनके परागकण यदि हमारी बॉडी को टच हो जाए तो हमें जलन होने लगती है, खुजली होने लगती है, चकत्ते उत्पन्न होते हैं, खांसी आने लगती है, छींक आने लगती है, धब्बे उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस घटना को बोलते हैं पराग एलर्जी। क्यों, क्योंकि परागकण होते हैं उनके ऊपर एक विशिष्ट प्रोटीन पाई जाती है और यदि वो हमारी त्वचा है इससे स्पर्श हो जाए तो हमारे चकत्ते उत्पन्न हो जाते हैं, धब्बे उत्पन्न हो जाते हैं, छींक आने लगती है, जवर होने लगता है, बुखार वगैरह होती है। तो इस घटना को बोलते हैं पराग एलर्जी। और ये किस से होती है, जैसे इसका एक उदाहरण है गाजर घास जिसको छिटक चांदनी यानी गाजर घास, इसको क्या बोलते हैं, पार्थेनियम बोलते हैं। ये घास होता है पार्थेनियम। तो पार्थेनियम गाजर घास, ये पराग एलर्जी, ये हमारी बॉडी है इसके स्पर्श हो जाए तो हमें ये एलर्जी उत्पन्न होती है। तो ये होता है। तो हमने आज क्या देखा, हमने ये देखा कि परागकोश का स्फुटन हो कितने प्रकार से होता है। परागकोश का स्फुटन है वो 4 प्रकार से होता है।
कौन कौन सा था वो हमने देख लिया कि एक अनुप्रस्थ, दूसरा लंबवत, तीसरा है वो कौन सा है, एक कपाटी होता है, एक लंबवत, 4 प्रकार का था। एक तो कौन सा था, लंबवत है, सॉरी पहले अनुप्रस्थ, फिर लंबवत, एक कपाटी होता है और एक छिद्रमय होता है, 4 प्रकार का था। इसके बाद में हमने देखा नरयुग्मोद्भिद। नरयुग्मोद्भिद क्या होता है इसके बारे में हमने देखा। उसके बाद में परागकण की संरचना, परागकण है वो कैसा होता है, परागकण की संरचना है वो देखी। और उसके बाद में हमने देखा कि परागकण से संबंधित कुछ बातें, जैसे पराग एलर्जी है और पराग पोलन कीट, यहाँ भी पूछा जाता है, ऐसे पूछ सकते हैं कि पराग एलर्जी क्या है और पोलन कीट क्या है, इसके कार्य लिखिए और परागकण की संरचना, इसको सचित्र है वो समझाइए। तो ये बातें हैं। इसके बाद में हम देखेंगे नरयुग्मकोद्भिद का परिवर्धन कैसे होता है। अंतिम कि जो नर जननांग है, पुमंग है, उसकी इकाई पुंकेसर और उससे परागकोश में जो परागकण बने उसे नरयुग्मकोद्भिद है वो कंप्लीट बन जाएगा। उसके बाद में मादा युग्मकोद्भिद का परिवर्धन की घटना है वो देखेंगे। तो नरयुग्मकोद्भिद का परिवर्धन देखते हैं अगले। थैंक्स।